स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सबकी डिवाइन में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी प्रायश्चित। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतना ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की, वह छुट्टी पर भी ना जाए, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैरगारी ली, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चीख उठा दी और जमादार ने डाक की किस्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला थी कि उसका रंग फक हो गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यचकित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हो। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बड़े बहदवाश वे कभी ना हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दी थी। और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। वह सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिससे देने को उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल न हुए थे। वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई साल से कोई खबर न थी। इतना मालूम हुआ था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा वहीं मर गया होगा, पर आज वह मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य याद होगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठ आरोप लगाए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय ना सोचता था। मदारी और सुबोध के ग्रोह में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन स्कूल में दाखिल ली थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वह चिंगार पड़ गई जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी ना बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था। ढील ढोल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बचते जा रहा है, जब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से वह पुरानी फांस निकल गई। पर हाँ, हतभाग, आज वह पुराना नासूर शतगुण टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्याय है, विधि इतना कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दे। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त है? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वह तो आप लोग को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दम्भी। गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है, खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक ना ले। पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कौड़ भी हजम करने जाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊँ। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलूफ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा। और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके 1 सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओह,
आज एक युग के बाद भेंट हुई। मदारी लाल बोले, यह जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं। सुबोध, अजय मेरी न पूछो। बसरा, फ्रांस, मिस्र और ना जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो, यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही ना आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोड़ा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया। वहाँ से आकर कुछ दिन को ऑपरेशन दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा। यहाँ आया तब तुम मिल गए। क्लर्कों को देखकर ये लोग कौन है? मदारी लाल के हृदय में बर्छियाँ सी चल रही थी। दुष्ट 25,000 रुपये बसेरे में कमा लाया। यहाँ कलम खींचते खींचते मर गए और 500 भी ना जमा कर पा सके। बोले, कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोग व्यर्थ यह कष्ट किया, बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेक नामी हो और मैं भी सुखपूर्वक रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक बार वाक्चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के दावेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट ना करेंगे, लेकिन आदमी ही हैं, मगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहाँ रहा मात हाथों से मित्रों का सा बर्ताव किया। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रोग कैसे और अफसरी कैसे? हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उनके बर्ताव से खुश थे। वह इतना प्रसन्न चित्त हैं, इतना नर्म है कि जो उनसे एक बार मिला है सदैव के लिए उनका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उनकी जबान पर आता ही नहीं। इनकार को भी वह अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर होता है। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल ना हुए। बोर्ड के मेंबर को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभरने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भूसे में आग लगाकर दूर से तमाशा देखे। सुबोध से ये हंसकर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते, मानो उसके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना ना जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपये मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे से झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत बाहर से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर हैं। चपरासी आप ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तामोली की दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, यह मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया।
जरा देर में लौट कर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में ना थे, फाइल मेज पर रखा आया। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़ कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है। मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले शव के शव देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छों अच्छों की नीयतें बदलते देखी हैं। इस वक्त हम सभी शाह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्राकृतिक है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टाल कर कहा, चपरासी तो दरवाजे पे बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वह कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है? चपरासी कोई ऋषि है, मुनि है? चपरासी कुछ चुरा ले दो तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की, यहाँ एक एक कागज लाखों का। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब चित शांत हुआ तब नोटों के पुलंदे जेब से निकालकर एक अलमारी के कागजों के नीचे छिपा कर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे, तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया? भाई, क्या मेरी बेदखली हो गई? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ हो। आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों ना हो, तब दरवाज़ा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपये पैसे और सरकारी कागज पत्र बिखरे पड़े रहते हैं। न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना है कि आप कहीं गए, जब दरवाजे बंद कर दिए। सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और श्रृंगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही ना थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपया मंगवा लिए थे। रसीद लिखवा लाए हो ना? ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखवा लाया हूँ। सुबोध, तो अभी अपने रुपये ले जाओ, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में भी सफाई नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारी के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाले, तब नोटों के पुलंदे ना थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हो। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पुलट कर डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। ये नोट कहाँ गए? अभी तो यहीं मैंने रख दिए थे, जा कहाँ सकते हैं। फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कने होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं के मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलंदे लेकर मुझे दिए, खूब याद है। भला यह भी भूलने की बात है, और इतनी जल्द मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुरानी मुलाकाती हैं, उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए, बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलंदे रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो गए कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठा कर रख दिए हो। यही बात है, मैं व्यर्थ में ही इतना घबरा गया। छी! तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठा कर नहीं रख दिए? मदारी लाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में ना देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं, तब दरवाजे बंद करा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं, अभी अभी चेक भुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5,000? हे भगवान, आपने मेज पर खूब देख लिया है।
अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था। आइए ज़रा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाश लेने लगा। मेज, अलमारी, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया। अब इसमें कोई शुबहा न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फक हो गया, जरा सा मुंह निकल आया, और इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि कई महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया। और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर ना हुआ था। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज़ भी गायब ना हुई। मैंने आपको पहले दिन सावधान कर देना चाहिए था कि रुपये पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर ख्याल ना रहा। ज़रूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे ही से झाँक कर चले गए। सोहनलाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब। आपने जवान बेटी की कसम खाता हूँ, जो अंदर कदम रखा भी हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कर कहा, आप बैठ में कसम क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता? सुबोध के कान में, बैंक के कुछ रुपये हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे लिए जाए, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों हो? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपये होंगे भाईजान। तो रुपये होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता। जैसे 25,000 उड़ गए, वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कफन को भी एक कौड़ी नहीं। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपये का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विषादता को छिपाने की और कोई आर न थी। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुँच कर आवाज़ दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी। घबरा कर 12 आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोले, हुजूर बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है। जी हाँ, अभी सेक्रेटरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। हुजूर, लाश की ओर ताकते नहीं बनता। कैसे भला मनुष्य, हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सियाने लड़के हैं, ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़ कर लाश के पास आ जाती है। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें ना पोंछ रहा हो। अभी कितने ही दिन आए हुए पर सबसे कितना मेल जोल हो गया था। रुपये की तो कभी परवाह ही नहीं था, दिल दरियाब था। मदारी लाल ने सिर में चक्कर आने लगे। द्वार के चौखट पर पकड़कर अपने को संभालना लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी? कुछ ना पूछिए हुजूर, पैर की पत्तियां झड़ी जाती हैं, आँख फूल कर गुल्लर हो गई है। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर 2 लड़के हैं और 1 लड़की। नोटों के बारे में तो बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरी किसी पर शक नहीं है, पर क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिख कर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते वक्त याद आए कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दे। चिट्ठी में मेरे बारे में कुछ लिखा है, तुमने यह क्या मालूम होगा? हुजूर, अब मैं क्या जानूं, इतना सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई।
आँख से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ पढ़े थे नंदू, 8-10 साल साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हो। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगी। अब तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा, कफन का इंतजाम हो गया। नहीं हुजूर, काहे ना, कि अभी लाश की डॉक्टरी होगी, मुद्दा अब जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, इस मोहल्ले वाले तो सभी थे। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें, और सबके बयान तो लिख चुके हैं। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखा है कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शुबह होता था, पर इस बयान से उनका अंकुर भी निकाल डाला। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास गए और कहा, चलिए, आपको अम्मा बुलाती है। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलवा सुनकर उनका दिल धड़क उठा, कहीं इसका मुझ पर शुबह ना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो। कुछ झिझकते हुए और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उनका अबला के आंसू का कोई दूसरा स्रोत खुल गया हो, और लड़की तो दौड़कर इनके पैर से लिपट गई। दोनों लड़के ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं के गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों पर भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इस असहायों का क्या होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चे के पालन पोषण का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लीन हुई कि उनके मुख से तहसील का एक शब्द भी न निकला। उन्होंने ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख पर कालिख पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी ना था कि उनका यह फल होगा। वे केवल सुबोध को दिक करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की अच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकाते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं, तो अपने पास जो कुछ था वह सब उनके चरणों पर रख देते। मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्तब वे कोई महाजन ठीक करना जानते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि वह कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नस्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज़ फंसी हुई जान पड़ती थी। रमेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज़ की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और तब कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात ना थी जिससे लेश मात्र भी संदेश होता। मुझे चिंतित हो देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो बाबू, मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वह किस दिन काम आएंगी। मेरे साथ के खेले हुए हैं, इस नगर में उनका सबसे परिचय है, रुपये का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में यह बात समाई। मैं नसीबो जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खिल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्वास आँख में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, मगर आंसुओं के प्रभाव को रोक न सके। रमेश्वरी ने आँख पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। यह दफ्तर ही के किसी आदमी का है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरे
किसी पर संदेह नहीं है, पर यह किसी दफ्तर वाले का ही काम है। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि आप उस पापी को बचाकर ना जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दें। आपको देखकर उनका यह हौसला ना होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा कौन है? किससे अपना दुख कहें? लाश की यह दुर्गति होनी भी लिखित है। मादारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दें, साफ कह दें, मैं ही वह दुष्ट, वह अधम, वह पामार हूँ। विधवा के पैर पर गिर पड़े और कहे, वह छुरी इस हत्यारे के गर्दन पर फेर दो, पर जबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलसे की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्म और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, यह संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया का पर बैठ जाओगी तो बच्चे को कौन संभालेगा? सुबोध मेरे भाई थे। जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक ना कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा करने लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रमेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर की ओर लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात पूछने न आए कि जरा ढाढ़स होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान में दिया गया, मित्रों की दावत हुई और यह सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्च से किया। रमेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज़्यादा और क्यों अदा करेगा? मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर ने उठ के यश की धूप मच गई। मित्र हो तो ऐसा। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उनसे हम मरते दम तक पूरी नहीं हो सकते। आपने हमारी पीठ पर हाथ ना रखा होता तो ना जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रुकी भी छाँव तो नहीं थी। हम अपने घर जाने दीजिए, वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रमेश्वरी, जायदाद क्या है? एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था, मगर रुपये पूरे न पड़े, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हज़ार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई। मदारी लाल, कुछ रुपये बैंक में जमा है या बस खेती का ही सहारा है? विधवा, जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपये रहने ही नहीं पाते थे, बस वही खेती का सहारा है। मदारी, तो उन खेतों में इतना पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाएगा और तुम लोग की गुजर बसर भी हो। रमेश्वरी, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है। बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी, और अभी बेटे का विवाह भी तो करनी है। विधवा, उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानोगे आप? रमेश्वरी, भैया जी, आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी? और दूसरा है ही कौन? मदारी, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे। आपको कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई। बोले, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगी और ना कोई उज्र सुनूंगा। क्या 2 भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उर्ज ना सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया।
मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रमेश्वरी की सेवा करते हैं और इनके इशारों पे चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने आप का पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।